वेलकम बैक। ये है फोर्थ लेक्चर स्फीयर का और इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक सीखने वाले हैं स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल और इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर्स। हेडिंग लिखो, एनी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल। एक सर्कल दिया हुआ रहेगा, उससे आपको स्फीयर डेवलप करना है। कैसे करोगे? द इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर थ्रू अ सर्कल बाय इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर। सुनो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 एंड द प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। जैसे आपको बताया था कि मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है और एक प्लेन है, तो जब भी इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखोगे और इक्वेशन ऑफ प्लेन को एक साथ लिखोगे तो क्या देगा? इक्वेशन ऑफ अ सर्कल मिलेगा। समझ में आया? तो यहां पे देखिए, इक्वेशन ऑफ एनी स्फीयर एंड अ सर्कल बाय इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर सीखना है हम लोग को ना। तो मान लीजिए एक स्फीयर है आपके पास जिसका इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 और प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। आपको और कुछ नहीं करना, बस ये चीज याद रखना है कि स्फीयर प्लस सम कांस्टेंट k टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये इसका इक्वेशन मिल जाएगा। सो द इक्वेशन ऑफ ऑल द स्फीयर्स पासिंग थ्रू द गिवन सर्कल विल बी गिवन बाय दिस इक्वेशन। ठीक है, बस इक्वेशन ऑफ स्फीयर लिखो प्लस k टाइम्स इक्वेशन ऑफ प्लेन लिखो इक्वल टू 0 कर दो। अब इस फिगर में देखो गौर से, ये रहा आपका जो ग्रे कलर का शेडेड है, ये रहा आपका स्फीयर। अब इस स्फीयर को सपोज ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है। अगर ये स्फीयर को ये प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक सर्कल का सेक्शन बनेगा, जिसका ऊपर का एक छोटा सा आंख बंद करके जो विजुअलाइज कराया था उसका फिगर है, एक छोटा सा ऊपर कटोरी या टोपी जैसा और मेजर पोर्शन जो है नीचे वाला। तो इस स्फीयर का सेंटर का नाम दिया हुआ है CS मतलब सेंटर ऑफ स्फीयर, और यहां से यहां तक का डिस्टेंस जो है उसको बोलेंगे रेडियस ऑफ द स्फीयर। सो स्फीयर के लिए सेंटर को रिप्रेजेंट करे हैं CS से, स्फीयर के लिए रेडियस को रिप्रेजेंट किया गया है RS से। अब मान लो यहां पे कोई एक सर्कल है, यहां पे कोई एक सर्कल है, इसी सर्कल से आपने प्लेन को क्रॉस कराया है। एक सर्कल है जिसका सेंटर है सपोज CC और उसका रेडियस है सपोज RC, और ये जो सर्कल है ना इसी प्लेन के अंदर है। तो जाहिर सी बात है इस पे जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये तो नॉर्मल वेक्टर मिलेगा n नॉर्मल वेक्टर। ये क्या शो कर रहा है? ये शो कर रहा है कि ये वाला जो आपका सर्कल बनाया है आपने इसी प्लेन के प्लेन में है, इसी प्लेन के प्लेन में है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये सर्कल ऐसा उठा हुआ है या ऐसे गिरा हुआ है, ये वाला जो सर्कल है इसी प्लेन के अंदर है और यही वाला प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो आपको क्या करना है? स्फीयर का इक्वेशन लिखना है प्लस k टाइम्स प्लेन इक्वल्स टू 0। समझ में आया? तो ये रहा स्फीयर प्लस k टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया? डायग्राम बनाइए अच्छी तरह से और ये वाला इक्वेशन लिखिए। इंटरसेक्शन ऑफ टू स्फीयर्स, दो स्फीयर्स के बीच का इंटरसेक्शन। जैसे मान लो कि ये रहा आपका स्फीयर और ये भी रहा आपका स्फीयर और दो स्फीयर के बीच में इंटरसेक्शन हो रहा है जो कि एक प्लेन इसको इंटरसेक्ट कर रहा है। जैसे डायग्राम का से अच्छे से 3D डायग्राम से क्लैरिटी से समझ में आएगा। जैसे ये रेड कलर का डॉट है, ये क्या शो कर रहा है? इस बड़े वाले स्फीयर का सेंटर शो कर रहा है। इधर वाला रेड डॉट जो है इस छोटे वाले स्फीयर का सेंटर शो कर रहा है। अब ये दोनों स्फीयर कहाँ पे, मतलब जैसे दो स्फीयर्स है ना, तो दोनों स्फीयर के बीच में जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसको प्लेन नाम दिया गया है। जैसे एक प्लेन है, ठीक है, तो मान लेते हैं लेट टू स्फीयर्स बी, दो स्फीयर्स हैं मेरे पास, S1 है और S2 है। तो हम क्या लिखेंगे? S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2u1x, क्योंकि जो कुछ भी है टर्मिनोलॉजीज 1 जो सबस्क्रिप्ट लिखा हुआ है स्फीयर 1 के लिए और सबस्क्रिप्ट 2 जो लिखा है वो स्फीयर 2 के लिए आएगा। तो जनरल इक्वेशन तो हमें पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 होता है। तो वही इक्वेशन को अगर पहले वाले स्फीयर के लिए लिखोगे तब क्या बनेगा? S1 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0।
और दूसरा स्फीयर के लिए आप लिखोगे s2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d इज इक्वल टू 0। अगर ऐसी बात है तब ये आपको लिखना है s1 माइनस s2 इज इक्वल टू 0। इस दो इक्वेशन जो है ना, इसको सब्ट्रैक्ट करके आपको लिख देना है 0। ये वाला जो इक्वेशन है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स ए प्लेन पासिंग थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस रिप्रेजेंट्स द प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। अब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन तो इनफाइनाइट होंगे कि ये दोनों स्फीयर है, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इनफाइनाइट पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स अ प्लेन पासिंग थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। समझ में आया इतना? द इंटरसेक्शन प्लेन फॉर्म्स अ सर्कल शोन इन द फिगर अबव। अब क्योंकि ये वाला देखिए, ये जो प्लेन है ना इंटरसेक्शन प्लेन, तो एक सर्कल ही फॉर्म करेगा क्योंकि एक सरफेस है, तो एक सर्कल फॉर्म करेगा। तो उसका इक्वेशन आप क्या लिखोगे? 2 टाइम्स u1 माइनस u2x प्लस 2 टाइम्स v1 माइनस v2y प्लस 2 टाइम्स w1 माइनस w2z प्लस d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। ये कहां से आया? इस दो इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करने से आया। करो सब्ट्रैक्ट। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कैंसिल, जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर कैंसिल। यहां पे क्या करोगे? 2 कॉमन ले लोगे, x कॉमन ले लोगे और क्या लिखोगे? u1 माइनस u2। 2 कॉमन x कॉमन लिखोगे, u1 माइनस u2। फिर यहाँ पे 2 कॉमन y कॉमन क्या लिखोगे? v1 माइनस v2। फिर यहाँ पे w1 माइनस w2, 2 कॉमन z कॉमन, ठीक है, और लिखोगे w1 माइनस w2 और इधर d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्चुअली d2 होगा, d2 मिसिंग है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, दिस विल बी d2, ठीक है। सो d1 माइनस d2 इज इक्वल टू 0। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस रिप्रेजेंट्स अ प्लेन व्हिच इज पासिंग थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन और द इंटरसेक्शन प्लेन फॉर्म्स अ सर्कल। तो इंटरसेक्शन प्लेन, तो ये बेसिकली एक सर्कल ही फॉर्म कर रहा है। दो स्फीयर जब इंटरसेक्ट करते हैं तो एक सर्कल बनता है। उसी सर्कल का इक्वेशन ये चीज आपने लिख दिया इस फॉर्म में, दो स्फीयर के टर्म्स में। अब इस दो कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, मतलब कोई भी स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल और इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्फीयर्स, इस दो कॉन्सेप्ट से क्वेश्चंस देखो कैसे बनते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 5 एंड द पॉइंट 1, 2, 3। क्या बोला? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर through the circle x square plus y square plus z square is equal to 9 and 2x plus 3y plus z is equal to 5। अब बोलोगे सर ये क्या है? ये तो स्फीयर है और ये तो प्लेन है, तो सर्कल कहाँ है? अरे मैंने मुन्ने, स्फीयर का इक्वेशन और प्लेन का इक्वेशन जब आप एक साथ लिखते हो तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है? वो सर्कल ही रिप्रेजेंट करता है ना। तो आपको ये स्फीयर और ये वाला प्लेन, इस दोनों को आपने एक साथ लिखा तो दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ सर्कल। उसी सर्कल का इक्वेशन पूछ रहा है जो इस पॉइंट से मतलब पास कर रहा है, ठीक है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, द गिवन सर्कल इज, देखो दो इक्वेशन लिखा है ना, तो ये सर्कल बन गया। अगर हम सिर्फ ऊपर वाला इक्वेशन लिखते तो स्फीयर आता, अगर हम सिर्फ नीचे वाला इक्वेशन लिखते तो प्लेन बनता। लेकिन अब हम स्फीयर और प्लेन दोनों को एक साथ जब हम लिखे हैं तब क्या बना है? वो एक सर्कल बन गया, ठीक है ना। तो एनी स्फीयर थ्रू 1 and 2 इज गिवन बाय, मतलब एनी स्फीयर, कोई भी स्फीयर जो है, आपको स्फीयर का ही इक्वेशन निकालना है। इस सर्कल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो स्फीयर का इक्वेशन क्या होता है? आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9 प्लस के टाइम्स 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ये चीज लिखना है। अब यहां पे चीज ध्यान रखना कि इसको आपको यहां पे सिर्फ फंक्शंस लिखने हैं, तो राइट हैंड साइड में 0 कर दो, इसको भी राइट हैंड साइड में 0 करना है। तो आपका एक्सप्रेशन क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 9, तो यहां पे लिखा। प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा? 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 5, तो यहां पे लिखा, k टाइम्स कर दिया। तो ये किसका इक्वेशन बन गया? ये बन गया है आपका स्फीयर का इक्वेशन। और आपको ये भी पता है कि द अबव स्फीयर पासेस थ्रू ये पॉइंट, तो ये वाला जो स्फीयर है ना, ये कौन से पॉइंट से पास कर रहा है? 1, 2, 3। तो इस वाले इक्वेशन में आप x के जगह 1 डालो, y के जगह 2 डालो, z के जगह आप 3 डालते हो, तब आपको ये वाला प्लेन का स्फीयर का इक्वेशन मिल जाएगा। तो इसमें डाल दो, पुट करो, 1 प्लस 4 प्लस 9 माइनस 9 प्लस k टाइम्स 2 प्लस 6 प्लस 12 माइनस 5। ये जो कुछ भी करोगे तो इससे आपको बेसिकली k की वैल्यू निकालनी है। अब सुनो,
k का वैल्यू इसमें पुट कर दो। सो k इज इक्वल टू क्या होगा -1/3। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या बनेगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3y माइनस 4z माइनस 22 इज इक्वल टू 0। और आपको ये पता है कि दिस इज नथिंग बट इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर। तो हम लोगों ने सीखा कि इक्वेशन ऑफ अ स्फीयर कैसे निकालते हैं जब हमें एक सर्कल दिया रहेगा और एक पॉइंट दिया रहेगा। सर्कल का वैसा कुछ इक्वेशन नहीं, सर्कल का इक्वेशन किसके टर्म्स में, स्फीयर और प्लेन के टर्म्स में। तो ये वाला क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये वाला इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि आपको एक स्फीयर और एक प्लेन दिया रहेगा, स्फीयर और प्लेन का इक्वेशन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, स्फीयर प्लस k टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0। सो दिस विल रिप्रेजेंट द इक्वेशन। समझ में आया? तो ये फाइंड द इक्वेशंस ऑफ द स्फीयर, आपका स्फीयर का इक्वेशन निकालना था जो कि एक सर्कल दिया हुआ है और एक पॉइंट दिया हुआ है, तो इससे आपने इसको सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द सर्कल दिस एंड टचिंग द प्लेन दिस। ठीक है, तो यहां पे आपको बोला कि आप सर्कल और प्लेन, मतलब ये सर्कल का इक्वेशन है, स्फीयर और प्लेन को एक साथ लिखेंगे तो सर्कल बनेगा, और वो जो स्फीयर है ना इस प्लेन को टच कर रहा है, इस प्लेन को टच कर रहा है। तो क्या करेंगे, एनी स्फीयर थ्रू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 6। स्फीयर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, स्फीयर प्लस k टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0। तो स्फीयर का इक्वेशन लिखो, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा, प्लस k टाइम्स 2x प्लस 4y प्लस 5z माइनस 6 हो जाएगा, इक्वल टू 0 कर दिया। अब यहां से इस स्फीयर से आपको मतलब कंपेयर करिए और सेंटर और रेडियस निकालिए। आपको सेंटर पता चल गया -k -2k -5/2k। रेडियस भी आप जानते हो किस तरह से आप फाइंड करते हो, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर आप जानते हो। सिंस द इक्वेशन 1 टचेस, यहाँ पे t होगा, सिंस द इक्वेशन टचेस द प्लेन z इज इक्वल टू 0। अब क्योंकि ये जो स्फीयर है ना z इक्वल टू 0 वाले प्लेन, z इज इक्वल टू 0 बोले तो xy प्लेन को टच कर रहा है, तो आप क्या करोगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस। कॉन्सेप्ट आप देखिए, जैसे मान लीजिए ये रहा स्फीयर। देखिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ना, एनालिटिकल ज्योमेट्री के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा विजन और विजुअलाइजेशन अपना क्लियर रखना चाहिए कि अच्छा हो क्या रहा है। तो ये रहा स्फीयर और ये एक मान लेते हैं कोई भी एक प्लेन इस स्फीयर को सपोज कुछ इस तरह से टच कर रहा होगा, तो आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर है और अगर आप इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो क्या आपको नहीं लगता कि जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना ये तो उसके रेडियस के बराबर ही है। हम लोगों ने सीखा है कि कब प्लेन इंटरसेक्ट करता है, कब प्लेन टच करता है, कब प्लेन ना तो इंटरसेक्ट करता है ना तो टच करता है। अब क्योंकि यहाँ पे टच कर रहा है ये वाला प्लेन, मतलब कौन सा प्लेन, z इज इक्वल टू 0 वाला प्लेन, क्योंकि टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। अब देखो, therefore the perpendicular distance of the center from the plane is equal to radius। ठीक है ना, तो रेडियस आपने इस चीज से निकाला है तो रेडियस को यहां पे डाल दो और परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये वाला चीज। ठीक है, तो इसको दोनों को इक्वेट करेंगे तो यहां से आपको वैल्यू क्या मिल गई, k इज इक्वल टू -1 से लेकर -1 और -1/5। So the two spheres are x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y minus 5z plus 1 is equal to 0, और दूसरा 5 टाइम्स x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y minus 5z plus 1 is equal to 0। क्योंकि जैसे ही किया ना तो एक साइड, एक प्लेन तो इस साइड भी आएगा ना जो इस यहाँ पे टच कर रहा होगा, जो इसके डायमेट्रिकली ऑपोजिट होगा। तो वही बोल रहा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर, या सॉरी ऐसा बोल सकते हो कि एक स्फीयर तो ऐसा भी आप बना सकते हो जो इस साइड से आपको टच कर रहा हो। समझ में आ रहा है? तो इसीलिए दोनों साइड का आपको स्फीयर का इक्वेशन इस तरह से कुछ मिल गया है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखो, ऑब्टेन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर हैविंग द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एज अ ग्रेट सर्कल। वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो ग्रेट सर्कल दिया है इससे आपको समझ जाना चाहिए कि वो बीचों बीच काट रहा है। ठीक है ना, कि मतलब सर्कल का और स्फीयर का सेंटर सेम है। ये आपको उससे पता, क्वेश्चन से पता चल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे आपको हिंट दे दिया है कि ग्रेट सर्कल है। ठीक है, अब आपको स्फीयर का इक्वेशन निकालना है तो क्या करोगे, इक्वेशन ऑफ द गिवन सर्कल आर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 7y माइनस 2z प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और 2x प्लस 3y प्लस 4z माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सो दिस रिप्रेजेंट्स अ सर्कल। ठीक है ना, मतलब स्फीयर है और प्लेन है।
स्फीयर का इक्वेशन है अलग, प्लेन का इक्वेशन है अलग। तो सर्कल का इक्वेशन अगर आपको फाइंड करना है तो आपको ने सिखाया कि यहां पे गिवन सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये स्फीयर प्लस के टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या बोला कि एनी स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल, सॉरी ये नहीं, इक्वेशंस ऑफ द गिवन सर्कल, मतलब ये इक्वेशन दिया हुआ है सर्कल का, इक्वेशन ऑफ द स्फीयर थ्रू द गिवन सर्कल, ये जो गिवन सर्कल है दिस इज योर गिवन सर्कल, इस सर्कल से प्लेन स्फीयर का इक्वेशन क्या होगा, स्फीयर प्लस के टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0। तो बोलोगे स्फीयर का लिख दिया इक्वेशन प्लस के टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0 कर दिया। द गिवन सर्कल इज अ ग्रेट सर्कल लाइंग ऑन द स्फीयर, देयरफॉर द सेंटर दिस ऑफ द स्फीयर लाइज ऑन द प्लेन। अब आपको पता है कि ये जो सेंटर है ना, ये कहां पे लाई कर रहा है, उसके प्लेन पे लाई कर रहा है। तो ये वाला चीज आप तो निकाल सकते हो, आपको सीखा है किस तरह से आपको निकालना है, मतलब आप जानते हो ना, इससे कंपेयर करोगे उससे आप सेंटर निकालोगे। तो सेंटर है, अब ये सेंटर जो है इस वाले इक्वेशन में आपको पुट कर दीजिए क्योंकि प्लेन पे लाई कर रहा है। ये जो सेंटर है आप समझो, जैसे ये रहा आपका स्फीयर, प्लेन इस तरह से कट किया है, और देखो जैसे ये वाला पॉइंट है तो ये वाला पॉइंट किस पे लाई कर रहा है, ये स्फीयर का सेंटर है, साथ ही साथ इस प्लेन पे भी लाई कर रहा है। तो ये जो पॉइंट है वो स्फीयर के इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, साथ ही साथ ये वाला पॉइंट जो है इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, ग्रेट सर्कल का मतलब क्या होता है। जैसे मान लो एक स्फीयर है और प्लेन को कट किया है सपोज यहाँ पे, तो क्या ये ग्रेट सर्कल बनेगा, यहाँ पे जो सर्कल बना है क्या ये ग्रेट सर्कल है, नहीं। तो यहाँ पे तो स्फीयर का सेंटर कुछ और हो गया और सर्कल का सेंटर कुछ और हो गया। तो ये वाला प्लेन पे तो उसका तो कोई मैटर ही नहीं कर रहा। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, स्फीयर का जो सेंटर है ना वो प्लेन के पॉइंट पे है, तो स्फीयर का सेंटर नहीं निकाल सकते हो। स्फीयर का इक्वेशन ये बन गया है, स्फीयर का ये इक्वेशन बन गया है, इसको आप एक्सपैंड कर दो, के टर्म्स में आप सेंटर निकाल लो, और ये सेंटर इस प्लेन के ऊपर लाई कर रहा है, तो इसमें आप पुट कर दीजिए। जब आप पुट करेंगे तो के की वैल्यू आ जाएगी -1। जनरली आपको के का वैल्यू निकालना होता है, तो के का वैल्यू आपने निकाल लिया यहाँ पे। अब इस के वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, तो क्या बन जाएगा, x² + y² + z² -2x + 4y - 6z + 10 = 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो कुछ इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, द वैल्यू ऑफ के, मतलब सॉरी वैल्यू आपको मिल जाएगा इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड स्फीयर। क्लियर है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज थे, कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखा कि स्फीयर थ्रू अ गिवन सर्कल। आपको सर्कल दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, दोनों जब एक साथ लिखते हैं तो क्या बनता है, इक्वेशन ऑफ अ, ये जब दोनों एक साथ लिखते हैं तो सर्कल बनता है। और स्फीयर का इक्वेशन मतलब इस सर्कल से पास करता हुआ इस स्फीयर का इक्वेशन क्या हो जाएगा, इस स्फीयर का इक्वेशन आप बोल सकते हो, इस स्फीयर का इक्वेशन आप बोल सकते हो ये बन जाएगा इस स्फीयर का इक्वेशन। ठीक है, तो स्फीयर प्लस के टाइम्स प्लेन इज इक्वल टू 0। ठीक, आई होप ये समझ में आया होगा। वेरी गुड। अब ये वाला तो हो गया, इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्फीयर्स भी हो गया। चलो इसी लेक्चर में हम लोग अगला कॉन्सेप्ट भी सीखते हैं, इस लेक्चर में बड़ा बनाते हैं। देखो टॉपिक्स है इसमें पढ़ेंगे हम लोग, इंटरसेक्शन ऑफ द स्ट्रेट लाइन एंड द स्फीयर। स्ट्रेट लाइन और स्फीयर का इंटरसेक्शन सीखने वाले हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द स्फीयर, टेंजेंट का लेंथ आपको पता करना है स्फीयर से, और पावर ऑफ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर। इंटरसेक्शन ऑफ स्फीयर एंड द स्ट्रेट लाइन, समझो पॉइंट ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन। तो मान लेते हैं एक स्फीयर है जो एक लाइन इसको इंटरसेक्ट किया है, तो आप इस तरह से समझो कि अभी तक आपका क्या हो रहा था कि सर्कल पे एक स्फीयर में एक सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा था। अब एक स्फीयर में एक लाइन को आप घुसा दो, मतलब होता है ना कि एक छेद कर दो, जैसे मान लो नारंगी लिया, नारंगी को हूर दो, पूरा ऊपर से नीचे तक हूर दोगे तो क्या हो जाएगा, इधर स्ट्रेट लाइन, एक पॉइंट सरफेस पे ये कटेगा, एक पॉइंट इधर कटेगा। तो ये रहा आपका पॉइंट ए और ये रहा आपका पॉइंट बी, तो ये रहा पॉइंट ए और ये रहा पॉइंट बी। तो वही बोला कि पॉइंट ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द स्फीयर, यहीं पे इंटरसेक्ट करेगा। सो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी आर द पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन एंड द स्फीयर। ठीक, लेट द लाइन, अब लाइन का इक्वेशन, ये जो लाइन का इक्वेशन है ना उसको लिखा
कि x माइनस x1 बाय एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय n। आप जानते हो किस तरह से लिखना रहता है डायरेक्शन रेशियोज कोसाइंस के टर्म्स में। x माइनस x1 बाय एल प्लस सॉरी इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इक्वल्स टू z माइनस z1 बाय n। ये रहा लाइन का इक्वेशन। और स्फीयर का इक्वेशन मान लेते हैं सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0 बी द गिवन इक्वेशंस ऑफ द लाइन एंड स्फीयर रेस्पेक्टिवली। ये लाइन का इक्वेशन है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है, और ये स्फीयर का इक्वेशन है, क्योंकि इसी दोनों के बीच का आपको स्टडी करना है। वेरी गुड। सो इक्वेशंस ऑफ द लाइन एंड स्फीयर रेस्पेक्टिवली समझ में आया। अब सुन लो, ये जो आपको लाइन का इक्वेशन है उसको आपने लिखा और मान लिए सपोज कोई r है, रेशियो है r, x माइनस x1 बाय एल इज इक्वल टू y माइनस y1 बाय m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाय n इज इक्वल टू r मान लो। सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन 2 विल बी गिवन एज lr प्लस x1 mr प्लस y1 nr प्लस z1। अब यहां से इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। देखो जैसे आपने ये चीज लिखा है, ये इक्वेशन है, तो यहां से आप x क्या निकाल सकते हो, x निकाल सकते हो क्या, lr प्लस x1, y क्या निकलेगा mr प्लस y1, y इज इक्वल टू mr प्लस y1, और यहां से z निकलेगा nr प्लस z1, z इज इक्वल टू nr प्लस z1। आपको x y z का कोऑर्डिनेट्स आपको पता चल चुका है। सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, मतलब कोई भी पॉइंट, सपोज इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट ये बता दिया। इस लाइन पे कोई भी पॉइंट है, उसका कोऑर्डिनेट है ये, कोई भी पॉइंट आप उठा लो, कोई भी पॉइंट, तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए। कहीं पे भी आप x y z करोगे तो इस एनी पॉइंट ऑन द लाइन विल बी गिवन बाय दिस। ये आपका x कोऑर्डिनेट है, ये आपका y कोऑर्डिनेट है, ये आपका z कोऑर्डिनेट है। होगा ना, पॉइंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं 3 डायमेंशन में, कोई भी कोऑर्डिनेट से। सो लेट्स से दिस इज x y z, तो आपको x इतना है, y इतना है और z इतना है। इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर, अगर ये पॉइंट इस स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है इस कोऑर्डिनेट को, इस स्फीयर का इक्वेशन को सेटिस्फाई करना ही होगा। तो यहां पे जो आपका x y z यूज हुआ है ना, वहां पे आप ये सब पुट कर सकते हो, डाल दो। एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या डालोगे, एल आर प्लस x1 का होल स्क्वायर। वाई स्क्वायर के जगह पे क्या डालोगे, एम आर प्लस y1 का होल स्क्वायर। जेड स्क्वायर के जगह पे क्या डालोगे, एन आर प्लस z1 का होल स्क्वायर। पुट कर दिया, फिर 2u लिखा, फिर x के जगह पे अब लिखोगे एल आर प्लस x1, 2v y के जगह पे लिखोगे एम आर प्लस y1, और z के जगह पे लिखोगे 2w इंटू एन आर प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। क्या बन गया है ये, दिस इज नथिंग बट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन R। Therefore, corresponding to these two values of, there will be two intersecting point, क्योंकि यहाँ पे R का 2 वैल्यू मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आपका R का क्या है, 2 वैल्यूज मिलेगा। So these points will be the 2 intersecting points। बस R का वैल्यू निकाल लो तो वहां से आपको 2 intersecting point आपको मिल जाएंगे, 2 intersecting point आपको मिल जाएंगे। So when the 2 points of intersection are coincident, we say that the line is tangent to the sphere। अगर हम बोल सकते हैं कि when the 2 points of intersection are coincident, अगर दोनों point of intersection अगर coincident है तो आप क्या बोल सकते हो कि that line is a tangent to the sphere। अगर मान लो एक ही पॉइंट मिला तो जाहिर सी बात है आप बोल दोगे कि अरे ये तो बस एक टेंजेंट है स्फीयर का, स्फीयर का एक टेंजेंट है। लेकिन अलग अलग पॉइंट मिलेंगे तो आप बोलोगे अच्छा अलग अलग पॉइंट मिले हैं तो एक पॉइंट यहां कटेगा, एक पॉइंट यहां कटेगा, अलग अलग पॉइंट्स। क्लियर है कि नहीं इतना, ठीक है। तो इसको आगे देखते हैं। लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द स्फीयर। ये कॉन्सेप्ट आई होप समझ में आ गया होगा कि इंटरसेक्शन ऑफ द स्फीयर एंड द लाइन किस तरह से हम लोग कर रहे हैं। समरी देख लो, एक लाइन और स्फीयर दिया हुआ है, लाइन का इक्वेशन उठा करके इक्वल टू R कर देना है, यहां से x y z निकालना है और इस x y z को इसमें पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन R का बन गया। अगर R का जो वैल्यूज है वो कोइंसिडेंट, मतलब एक ही पॉइंट्स निकल गए, तो बोलोगे कि वो जो लाइन है दैट इज अ टेंजेंट टू द स्फीयर। अब हम लोग सीखते हैं लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन
फ्रॉम द पॉइंट P टू द स्फीयर, मतलब लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द स्फीयर। तो सुनो, एक स्फीयर है सपोज ये, और इसका सेंटर है C, इसका रेडियस है सपोज यहाँ पे R। तो इस स्फीयर से कोई एक पॉइंट कंसिडर कर लो, यहां से आपको टेंजेंट बनाना है किस स्फीयर का, कोई भी एक पॉइंट है रैंडम पॉइंट P, वहां से एक टेंजेंट आप खींच दो, मतलब इस पॉइंट से आप टेंजेंट खींच दो, तो यहां पे कट करेगा, स्फीयर को यहां कट करेगा। तो इस पॉइंट से यहां तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको फाइंड करेंगे तो वो हम लोग बोलेंगे लेंथ ऑफ द टेंजेंट, लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द स्फीयर। आ रहा है समझ में? लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P टू द स्फीयर। अब इस डायग्राम को गौर से देखो, पॉइंट को हमने कंसिडर किया है अल्फा बीटा गामा, रेडियस है हमारे पास R, सेंटर है स्फीयर का -u -v -w। अब देखो, द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज, आपको पता है कि इक्वेशन ऑफ द स्फीयर क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। सेंटर आपको पता है क्या होता है, -u -v -w। रेडियस भी जानते हो आप, रूट अंडर u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर प्लस w स्क्वायर माइनस d होता है। पीसी आपको फाइंड करना है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा एंड ये, मतलब ये रहा पीसी। आपको ये डिस्टेंस फाइंड कर लीजिए, क्योंकि आपको ये पॉइंट्स पता है ना, रैंडम पॉइंट्स अल्फा बीटा गामा। तो आपके पास अल्फा बीटा गामा है और दूसरा पॉइंट है -u -v -w। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस नहीं निकाल सकते हो, सिखाए हैं बेसिक्स वाले लेक्चर में, इसलिए आपको बताया था कि बेसिक का लेक्चर अगर आप स्ट्रॉन्ग करते हो तो ये सब कुछ भी नहीं हो, सबका एप्लीकेशन ही है। तो डिस्टेंस निकल के आ जाएगा रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, मतलब अल्फा प्लस u का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस v का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस w का होल स्क्वायर। ये बन गया आपका पीसी। नाउ इन द राइट एंगल ट्राइंगल पीटीसी, अब क्योंकि एक राइट एंगल ये टी पॉइंट है, सो राइट एंगल ट्राइंगल पीटीसी में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना, आपको पीटी निकालना है। तो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पीसी स्क्वायर माइनस टीसी का स्क्वायर। तो आप बोल सकते हो पीटी स्क्वायर इज इक्वल टू पीसी स्क्वायर माइनस टीसी या सीटी का स्क्वायर। सो पीटी इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ पीसी स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर कर दो तो अल्फा प्लस यू का होल स्क्वायर प्लस बीटा प्लस वी का होल स्क्वायर प्लस डेल्टा प्लस डब्ल्यू का होल स्क्वायर। ये हो गया आपका पीसी का स्क्वायर। और आपको सीटी का स्क्वायर निकालना है आपको, तो यहां से आप लिख सकते हो, माइनस कर दीजिए तो रूट अंडर आप करोगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, सॉरी डेल्टा नहीं है गामा है, इसका गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d। इसको जब करोगे तो मान लो कुछ आया, इसके अंदर कुछ एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो जो कुछ भी है सब्स्टिट्यूटिंग p इन द स्फीयर इक्वेशन, तो इसको आपको स्फीयर के इक्वेशन के अंदर पुट कर देना है। तो अगर मान लीजिए ये जो डिस्टेंस है ना, मतलब कुछ भी आप कैलकुलेट करोगे तो कुछ भी जो वैल्यू आएगी, अगर ये जो लेंथ है pt इफ इट इज ग्रेटर देन 0, तो आप बोल सकते हो पॉइंट p लाइज आउटसाइड द स्फीयर। अगर pt पॉजिटिव आया तो आप बोलोगे कि द पॉइंट p है ना स्फीयर के बाहर है, और अगर pt 0 आ गया तो आप बोलोगे जो पॉइंट p है वो स्फीयर के ऊपर ही है। pt का लेंथ आप फाइंड कर रहे हो, तो pt का लेंथ कैसे फाइंड करोगे, इस तरह से। और उसके बाद फिर क्या करना है, आपको चेक करना है कि pt का जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या 0 है, नेगेटिव नहीं आ सकता, पॉजिटिव है या 0 है। पॉजिटिव अगर आया तो p पॉइंट लाइज आउटसाइड द स्फीयर, और इक्वल टू 0 आया तो पॉइंट p लाइज ऑन द स्फीयर। क्वेश्चंस करते हैं तो समझ में आएगा, ठीक है। अभी पहले थ्योरी देख लीजिए। पावर ऑफ अ पॉइंट p विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर, जैसे पावर ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का आपको अगर पावर निकालना है तो उसका फॉर्मूला होता है pq इंटू पी आर, मतलब pq इंटू पी आर, मतलब एक स्फीयर है, स्फीयर से एक लाइन पास कर रहा है, वो जो लाइन है इस स्फीयर को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, q पॉइंट पे और r पॉइंट पे, और लेट्स से कोई एक फिक्स्ड पॉइंट p है। तो अगर आप pq इंटू पी आर फाइंड करते हो जो कुछ भी वैल्यू, तो उसको बोल सकते हो कि ये उसका पावर है, किसका, पॉइंट p का। सो पावर ऑफ द पॉइंट p इज इक्वल टू sp, सो पावर ऑफ द p इज इक्वल टू sp, इस तरह से। If from a given point a line is drawn intersecting the given sphere at the points q and r such that pq into pr is equal to constant, then
PQ into PR is called the power of the point P with respect to the sphere. ठीक है, दूसरा पॉइंट, the power of a point with respect to the sphere is same as the square of the length of the tangent from the point to the sphere. सिंपल, यहाँ पे जो चीज निकाला था ना आपने, तो लेंथ ऑफ द टेंजेंट है, इसका स्क्वायर करोगे तो आपको SP मिलेगा, तो वही SP यहाँ पे है। तो चाहे यहाँ से अगर आपको ये दोनों वैल्यूज अगर डायरेक्टली पता है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, अगर नहीं पता है तो ये फिर लेंथ ऑफ द टेंजेंट निकालिए, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम द पॉइंट P टू द स्फीयर। तीसरा पॉइंट, पावर ऑफ अ पॉइंट P अल्फा बीटा गामा विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर दिस इज गिवन बाय दिस। डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए कि पावर ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट का पावर ऑफ द पॉइंट दिस विथ रेस्पेक्ट टू द दिस। अगर मान लेते हैं एक स्फीयर का इक्वेशन है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये रहा आपका स्फीयर का इक्वेशन, और ये जो पॉइंट है लेट्स से दिस इज अल्फा बीटा और गामा। आपको अगर इस पॉइंट का पावर निकालना है तो क्या करोगे, ये वाला पुट कर दोगे, पुट कर दीजिए। जब आप इसको पुट करोगे मतलब x अल्फा बीटा गामा को इस स्फीयर के इक्वेशन में डाल दो, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2u अल्फा प्लस 2v बीटा प्लस 2w गामा प्लस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इक्वेशन क्वेश्चंस। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन दिस मीट्स द स्फीयर दिस। मतलब आपको एक पॉइंट फाइंड करना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, मतलब एक स्फीयर दे दिया और सपोज एक लाइन है, तो आपको ये फाइंड करना है, एक पॉइंट A और एक पॉइंट B, ये दो पॉइंट्स आपको फाइंड करने हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इन विच द लाइन, और ये जो लाइन है इसका इक्वेशन दिया हुआ है x प्लस 2/4 प्लस y प्लस 9/3 प्लस z माइनस 8/5। ठीक है, नहीं ये प्लस नहीं है, इक्वल टू है, दिस इज इक्वल टू, करेक्ट कर लो इसको, दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वल टू के टर्म्स में है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है x प्लस 2/4 इक्वल टू y प्लस 9/3 इक्वल टू z माइनस 8/5 इज इक्वल टू r। तो यहां से x y z निकालो, x क्या निकल जाएगा 4r माइनस 2, सो 4r माइनस 2 निकला, इसको इसके साथ इक्वेट करो, सो y क्या निकल जाएगा 3r माइनस 9, सो क्या निकलेगा 3r माइनस 9, और z क्या निकलेगा माइनस 5r प्लस 8, माइनस 5r प्लस 8। सो आपको x y z वैल्यूज निकल गई है, इसी x y z को इसमें पुट कर दीजिए, तो 4r माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 3r माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 8 माइनस 5r का होल स्क्वायर जब डालोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन r का बना, इसके दो वैल्यूज आएंगे 1 और 2। ठीक है, 1 और 2 आ गया, अब 1 और 2 आ गया है तो यहाँ से अब बस आप पॉइंट्स निकाल लीजिए, इसमें आप पुट कर दीजिए, एक बार 1 पुट करो, 1 जब डालोगे तो क्या आएगा 4 माइनस 2 कॉमा 3 माइनस 9 कॉमा माइनस 5 प्लस 8, तो कितना हो गया 2 माइनस 6 और 3, सो 2 माइनस 6 और 3 हो गया। जब r का वैल्यू 2 डालोगे, जब 2 पुट करो, सो 4 दूनी 8 माइनस 2 6 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 3 दूनी 6 माइनस 9 मतलब माइनस 3, और 5 दूनी 10 माइनस 10 प्लस 2 मतलब माइनस 2, सो 6 माइनस 3 माइनस 2, दो पॉइंट्स आ गए आपके, समझ में आया। सो बस ये दो पॉइंट्स आपको निकालना था, तो आपको तो निकल ही चुका है पॉइंट्स। ठीक, अब देखिए होमवर्क क्वेश्चन आपके पास दिया हो जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन दिस इंटरसेक्ट्स द स्फीयर दिस। इसको ट्राई करना, आपको ये मिलेगा, बहुत सिंपल है। क्या करना है, इक्वल टू r मान लो, r करके x y z निकालो और उसको उसमें पुट कर दो, r का वैल्यू निकालो, जो r का दो वैल्यू आएगा वही दो a और b के वैल्यूज मिल जाएंगे। इसको प्लीज आप सॉल्व करके आंसर मैच करिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपका आंसर सही आया है या गलत आया है, और यहाँ पे प्लस के जगह पे इक्वल टू कर लेना। ठीक है, ये चीज था। चलो और एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट सीखते हैं हम लोग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट प्लेन और इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। तो टेंजेंट प्लेन, जैसे अभी एक स्फीयर हुआ करता था, एक स्फीयर हुआ करता था, और सपोज मान लो एक लाइन पास कर रहा है, तो हम उसको सिर्फ टेंजेंट लाइन बोलते थे। लेकिन इमेजिन करो कि कोई एक स्फीयर है और उस पे
एक लाइन नहीं, थ्रू पूरा का पूरा प्लेन टच करके जा रहा हो तो उसको टेंजेंट प्लेन बोलेंगे। समझ में आ रहा है ना? तो यहां पे देखिए आप गौर से, ये पॉइंट है P, वेक्टर के टर्म्स में दिया है, इसके परपेंडिकुलर अगर आप बनाओगे तो क्या बनेगा? नॉर्मल वेक्टर बनेगा, ठीक है ना? और प्लेन है तो इसके दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक x कोऑर्डिनेट और एक y कोऑर्डिनेट, वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पे u और v। आएगा समझ में? देखो इधर पहले, द लोकस ऑफ द टेंजेंट लाइंस, बहुत सारे टेंजेंट लाइंस का लोकस एट अ पॉइंट P ऑफ द स्फीयर इज अ प्लेन which is called the tangent plane and the point P is called the point of contact. So what is the tangent plane? Tangent plane is nothing but the locus of the tangent lines at a point P of the sphere, ठीक है, which is called the tangent plane and the point P is called the point of contact. अब सुनो, condition of tangency, उसका condition क्या है? A plane is a tangent plane to the sphere if perpendicular distance of the center of the sphere फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कॉमन सेंस का बात है कि जैसे यहां पे मान लो कोई एक सेंटर है, तो यहां पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये निकलेगा, तो जब अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो गया इस स्फीयर के रेडियस के, ये रहा आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर हो गया स्फीयर के रेडियस के, तभी तो वो वाला प्लेन इसको टच करेगा ना। मान लो अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस कम हो गया रेडियस के, तब क्या बोलेंगे? ये वाला प्लेन इस स्फीयर को इंटरसेक्ट, बीच से काट देगा, काटेगा। और अगर P का वैल्यू ग्रेटर देन R हो गया तब कहीं हवा में होगा, तब तो टच भी नहीं करेगा ना तो काटेगा। तो यही है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कि आपका अ प्लेन इज अ टेंजेंट प्लेन टू द स्फीयर इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द स्फीयर। समझ में आया? तो ये रहा आपका x1 y1 z1। सपोज मान लो कोई एक पॉइंट है सेंटर और रेडियस है r और एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है p, सो OP इज इक्वल टू r। सो OP जो है ना, ये रहा O और ये रहा P, सो OP इज इक्वल टू r जब हो जाएगा तब आप बोल सकते हो कि यस दिस प्लेन इज टेंजेंट टू दिस स्फीयर। सो OP इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन एंड r इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर। क्लियर पूरी तरह से? इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन। अब टेंजेंट प्लेन जो आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है, इसका इक्वेशन कैसे निकालेंगे? द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट अ पॉइंट P x1 y1 z1 टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है? x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। सिंपल। अगर आपका स्फीयर का इक्वेशन दिया है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस इज इक्वल टू a स्क्वायर, और आपका पॉइंट है सपोज x1 y1 z1, तो टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन बन जाएगा x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 इज इक्वल टू a स्क्वायर। पहला। दूसरा, द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन एट द पॉइंट P टू द स्फीयर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2ux प्लस 2vy प्लस 2wz प्लस d इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा? x x1 प्लस y y1 प्लस z z1 प्लस u टाइम्स x प्लस x1 प्लस v टाइम्स y प्लस y1 प्लस w टाइम्स z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। तो ये वाला जो स्फीयर का इक्वेशन है, ये कौन सा फॉर्म है? स्टैंडर्ड फॉर्म है। ये वाला कौन सा इक्वेशन है? ये है आपका जनरल फॉर्म है। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में रहेगा तो सिंपल ये, जनरल फॉर्म में रहेगा तो बस सिंपल ये। ट्रिक क्या है? टू गेट द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन रिप्लेस द फॉलोइंग इन द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर। बस ये ट्रिक है छोटा सा, आपको ये चीज ध्यान में रखना है। वैसे ये दोनों आप याद रख सकते हो, लेकिन मान लीजिए आपके पास इक्वेशन ऑफ स्फीयर है, तो वहां पे इक्वेशन ऑफ द स्फीयर में x स्क्वायर के जगह x x1 डाल दो, y स्क्वायर के जगह पे y y1 डाल दो, x के जगह पे x प्लस x1 बाई 2 और y के जगह पे y प्लस y1 बाई 2, और कांस्टेंट पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि आपको दिख रहा है कि कांस्टेंट पे कोई छेड़छाड़ नहीं करना है। ठीक है, इसको जब आप डाल दोगे, मतलब आप सब्सटीट्यूट करोगे, तो अल्टीमेटली आपको यही वाला इक्वेशन मिल जाएगा। तो चाहे आप ये ट्रिक याद रखें या डायरेक्ट वो चीज याद रखें, आप पे डिपेंड करता है। नोट है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अ टेंजेंट लाइन एट अ पॉइंट P x1 y1 z1 ऑफ अ स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू P। सिंपल सा है। क्या बोला? अ टेंजेंट लाइन जो है ना, किसी पॉइंट पे अगर आप टेंजेंट लाइन बनाते हो तो वो रेडियस के परपेंडिकुलर होता है। देख लो, जैसे यहाँ पे आपने टेंजेंट बनाया तो ऑब्वियसली ये रेडियस है, तो रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगा ना। ऐसा थोड़ी है कि यहाँ पे आप टेंजेंट बना रहे हो और रेडियस के परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है। ये तो कॉमन सेंस से आप सोच सकते हो।
दूसरा पॉइंट, अ टेंजेंट प्लेन एट एन एनी पॉइंट P ऑफ अ स्फीयर इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस टू द P। बताया, इफ अ प्लेन टचेस अ स्फीयर देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर फ्रॉम द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस। ये सब जी आपने सीखा है। क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, शो दैट द प्लेन 2x minus 2y plus z plus 12 is equal to 0 touches the sphere this x square plus y square plus z square minus 2x minus 4y plus 2z minus 3 is equal to 0 and find the point of contact। टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस को इक्वेट करना है किससे, रेडियस से। तो आप फाइंड कर लीजिए, पहले स्फीयर का इक्वेशन लिखो, स्फीयर का इक्वेशन देख करके आपने सेंटर फाइंड किया और रेडियस फाइंड कर दिया, समझ में आया। तो स्फीयर का इक्वेशन देख करके आपने इसका सेंटर फाइंड कर लिया है, इसके पॉइंट्स निकल चुके हैं 1 2 और -1, और इसका रेडियस भी आपने निकाल लिया है, सपोज 3 यूनिट्स का रेडियस है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर दिस फ्रॉम द प्लेन दिस, मतलब आपको बोल रहा है कि टच कर रहा है, आपको ये दिखाना है कि प्लेन जो है ना ये टच कर रहा है। अगर टच कर रहा है तो जाहिर सी बात है, सपोज यहाँ गलत हो गया, ऐसे नहीं कर सकते, आपको इस तरह से बनाना चाहिए। लो, अब तो दिख रहा है प्लेन जो है वो उस पॉइंट पे टच कर रहा है। तो अगर मैं इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूं तो जाहिर सी बात है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो रेडियस के बराबर ही होगा। परपेंडिकुलर डिस्टेंस एक पॉइंट का प्लेन से कैसे सिखाए थे निकालना, फॉर्मूला आपको एक्स्ट्रा बताए थे, मॉड ऑफ ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस इस तरह से बताए थे ना कुछ। तो 2 into 1 प्लस 2 into 1 minus 2 into 2 प्लस -1 into प्लस 12 बाई रूट अंडर 2 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना आया, 3 आया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बराबर है रेडियस ऑफ द स्फीयर के, ये भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 आ रहा है, रेडियस भी आपका 3 है। क्योंकि ये रेडियस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के बराबर है तो जाहिर सी बात है वो प्लेन उस स्फीयर को टच करेगा। Hence the plane touches the sphere। अब पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कैसे निकालना है, ये वाला पॉइंट आपको निकालना है। सपोज मान लो कोई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P निकालना है। सो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, PS, इसको नाम दे देते हैं PS, इसको नाम दे देते हैं P। सो PS पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन, द फूट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द प्लेन, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर ऑन द प्लेन। अच्छा, द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन थ्रू द सेंटर दिस एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस। अगर आपको इस लाइन का इक्वेशन आपको फाइंड करना है, जो लाइन का सेंटर, सपोज इस लाइन, एक लाइन है जो एक सेंटर से पास कर रहा है और परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस है, तो आप तो जानते हो उसका इक्वेशन कैसे निकालते हैं। ये कहां से आया, बेसिक वाले लेक्चर से आया। तो द इक्वेशन ऑफ एनी लाइन, इस लाइन का इक्वेशन क्या लिखोगे, x माइनस x1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस y2 बाई y माइनस 2 बाई -2। ये इसका देखो यहाँ से इसका डायरेक्शन रेशियोज देखो, a क्या है 2 है, b क्या है -2 है, c क्या है 1 है ना, और d क्या है 12 है। तो उसका जरूरत नहीं है तो वो लिख दिया, 2 लिख दिया, -2 लिख दिया और 1 लिख दिया। तो जो लिखा है तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन बन गया है। तो यहाँ से आप x y z निकाल सकते हो। तो x माइनस 1 बाई 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 बाई -2 इज इक्वल टू z प्लस 1 बाई 1 इज इक्वल टू r मान लेते हैं। तो कोई भी पॉइंट है x y z का कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो r के टर्म्स में निकलेगा। तो बस आप लिख ही सकते हो कि ये कोऑर्डिनेट बन गया। अब सुनो, इसका आपको जो इक्वेशन बना है ना, ये प्लेन था जो कि यहाँ पे इसको टच कर रहा था इस पॉइंट पे, और ये पॉइंट आपने r के टर्म्स में निकाला है। अब सुनो, क्योंकि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, क्योंकि वो प्लेन पे भी लाई कर रहा है तो जाहिर सी बात है ये वाला पॉइंट इस प्लेन के इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए। प्लेन का इक्वेशन क्या है, 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। सो 2x माइनस 2y प्लस z प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अब x y z के जगह क्या डालेंगे, अरे ये डालेंगे, x के जगह पे डालेंगे 2r प्लस 1, y के जगह पे डालेंगे माइनस 2r प्लस 2 और z के जगह पे डालेंगे r माइनस 1। पुट कर दीजिए इसमें। जब आप पुट करोगे तो फाइनली आपको r की वैल्यू मिल जाएगी। जब r का वैल्यू मिल गया है 1 तो फिर से डाल दीजिए। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज -1 4 और -2, क्योंकि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ये है ना, r का वैल्यू आ चुका है, इसमें डाल दो तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल जाएगा। समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टू टेंजेंट प्लेन्स to the sphere this which passes through the line this, which passes through the line this।
ठीक है, आपको फाइंड करना है टू टेंजेंट प्लेन्स टू द स्फीयर। एक स्फीयर है जो कि विच पासेस थ्रू द लाइन दिस, दो लाइन से आपको पास कर रहा है, मतलब एक लाइन है उससे पास कर रहा है, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन आपको फाइंड करना है। सो एनी प्लेन थ्रू द गिवन पॉइंट, आप जानते हो कोई भी प्लेन थ्रू द गिवन पॉइंट आप कैसे लिख सकते हो, x प्लस वाई माइनस सिक्स प्लस के टाइम्स x माइनस 2z माइनस 3। अब ये जो इक्वेशन लिखा हुआ है, लाइन को भी प्लेन के टर्म्स में सिखाए हैं आपको लिखाना, बेसिक्स ऑफ 3D में, तो यहाँ पे वही चीज है, x प्लस वाई माइनस सिक्स इस वाले इक्वेशन को प्लस के टाइम्स ये वाला इक्वेशन, तो ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये एक प्लेन रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, सो एनी प्लेन थ्रू द गिवन पॉइंट इज दिस, तो यहां से इसको और सिंप्लीफाई कर दिए तो ये मिलेगा, इफ द प्लेन टचेस द स्फीयर, अगर ये वाला प्लेन इस स्फीयर को सपोज मान लो टच कर रहा है, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर, सेंटर तो 0 0 है ना, देन द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द प्लेन इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द स्फीयर, क्योंकि टच कर रहा है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालने सिखाए हैं, तो फाइंड करिए कितना आ गया 3, इक्वेट करो तो k का वैल्यू क्या आएगा, एक आएगा 1, एक आएगा माइनस हाफ, हेंस द रिक्वायर्ड टेंजेंट प्लेन्स आर 2x प्लस वाई माइनस 2z इज इक्वल टू 9 और x प्लस 2y प्लस 2z इज इक्वल टू 9। ठीक है, सो दो इक्वेशंस आपको निकल गए, सो दीज आर इक्वेशंस ऑफ द टेंजेंट प्लेन्स। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, क्योंकि ये वाला इक्वेशन है ना, सो ये प्लेन, इसी प्लेन में आपको k की वैल्यू पुट करनी है। एक बार इस इक्वेशन में k की वैल्यू 1 पुट करो तो ये इक्वेशन ये बन जाएगा, इसी इक्वेशन में k की वैल्यू माइनस हाफ पुट करो तब वही इक्वेशन ये बन जाएगा। क्लियर है, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन्स भी सीख लिया हम लोगों ने, ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर है। चलो 3 कॉन्सेप्ट्स और हैं, इसी लेक्चर में निपटा ही देंगे। इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे, सॉरी नेक्स्ट सेक्शन में हम लोग सीखेंगे पोलर प्लेन और इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन। समझिए बात को, पोलर प्लेन किसको बोलते हैं। लेट P बी अ गिवन पॉइंट, मान लेते हैं P कोई एक गिवन पॉइंट है, थ्रू P ड्रॉ एनी स्ट्रेट लाइन टू मीट द स्फीयर एट Q एंड R। इस पॉइंट से इस स्फीयर पे एक लाइन बनाइए जो Q और R पे इंटरसेक्ट करेगा। Mark a point S on this line such that PS is divided internally at Q and externally at R। मतलब मार्क अ पॉइंट S, आपको एक पॉइंट S आपको एक पॉइंट S इस तरह से मार्क करना है ताकि ये जो PS है ना, PS इज डिवाइडेड इंटरनली एट Q, ये जो सेगमेंट है PS ये इंटरनली डिवाइड हो जाए Q पॉइंट से, और ये जो सेगमेंट है ना PS ये एक्सटर्नली डिवाइड हो जाए R पॉइंट से। समझ में आ रहा है, एक पॉइंट P कंसिडर करो जो उस स्फीयर पे पास करा दो, तो सपोज वो Q पॉइंट पे कट कर रहा है और R पॉइंट पे कट कर रहा है, तो हम P और Q और R के बीच में S कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करते हैं ताकि PS जो लाइन सेगमेंट है उसको Q इंटरनली डिवाइड करे और ये जो पॉइंट R है इस PS सेगमेंट को एक्सटर्नली डिवाइड करे। ये आपका कॉन्सेप्ट है। सो मार्क अ पॉइंट S ऑन दिस लाइन सच दैट PS इज डिवाइडेड इंटरनली एट Q एंड एक्सटर्नली एट R इन द सेम रेशियो। देन द लोकस ऑफ S, तो S का जो लोकस है ना इज अ प्लेन कॉल्ड द पोलर प्लेन, दैट इज द पोलर प्लेन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर। समझ में आया, आपने कट कर लिया। अब सुनो, S का जो लोकस है, द लोकस ऑफ S इज अ प्लेन। S का जो लोकस आप फाइंड करोगे, सो दैट विल बी अ प्लेन विच इज कॉल्ड द पोलर प्लेन, दैट इज द पोलर प्लेन ऑफ P विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर। सो पोल, द पॉइंट P itself is known as the pole of the polar plane, तो ये इसको आप पोल बोलोगे। सो व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट पोल। सो दिस इज पोल, ठीक है। और S पॉइंट के लोकस को आप क्या बोलोगे, पोलर प्लेन बोलोगे। और समझेंगे आगे। इक्वेशन ऑफ पोलर प्लेन क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट x1 y1 z1
विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। मान लेते हैं सपोज ये रहा स्फीयर और इस पॉइंट से जिसको पोल है, पोलर पॉइंट है, आप इसको पोलर पॉइंट भी बोल सकते हो या फिर आप इसको पोल भी बोल सकते हो। तो इसका कोऑर्डिनेट सपोज मान लेते हैं x1 y1 z1 है। तो इस पोल से आपने एक लाइन बनाया जो Q और R पे स्फीयर को कट किया और अंदर में कोई एक पॉइंट S कंसिडर किया जो Q जो है ना इस PS को इंटरनली डिवाइड कर रहा है और R जो है ना इस PS को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है और S का कोऑर्डिनेट्स लेट्स से x, y और z है। तो द इक्वेशन ऑफ द पोलर प्लेन ऑफ द पॉइंट दिस विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर, तो पोलर प्लेन जो बनेगा मतलब S का जो लोकस फॉर्म करेगा पोलर प्लेन, वो क्या होगा, वो हो जाएगा x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये आपका स्फीयर का इक्वेशन है, ये आपका पॉइंट है। तो पोलर प्लेन का इक्वेशन क्या बनेगा, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, प्रूफ, इसका प्रूफ देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द स्फीयर इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। लेट द पॉइंट P x1 y1 z1 एंड PQR बी एनी chord, मतलब PQR बी एनी chord टू द स्फीयर थ्रू द पॉइंट P. Let S x y z be the point on this PQR such that PS is divided by the points Q and R internally and externally in the same ratio k is to 1. Then the locus of the point, the locus of S will be polar plane. Any point which divides PS in the ratio k is to 1 is, कोई भी मान लो k is to 1 रेशियो में अगर आप डिवाइड करते हो तो आप क्या बोलोगे, kx प्लस x1 बाई 1 प्लस k, क्योंकि ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, सॉरी ये एक लाइन पे दो पॉइंट है, इसका आपको कोऑर्डिनेट्स निकालना है। So any point which divides PS in the ratio k is to 1 क्या बन जाएगा, kx plus x1 by 1 plus k, ky plus y1 by 1 plus k, kz plus z1 by 1 plus k। पूरी तरह से क्लियर हो गया या अच्छी तरह से समझ में आ गया? kx plus x1 by 1 plus k, ky plus y1 by 1 plus k और kz plus z1 by 1 plus k। अब क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है, सो दिस पॉइंट लाइज ऑन द स्फीयर, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट आपने फाइंड किया है ये स्फीयर के ऊपर लाई कर रहा है, तो जाहिर सी बात है स्फीयर के कंडीशन को वो सेटिस्फाई करना चाहिए। तो आप क्या लिखोगे, kx प्लस x1 बाई 1 प्लस होल स्क्वायर प्लस ky प्लस y1 बाई 1 प्लस k होल स्क्वायर प्लस kz प्लस z1 बाई 1 प्लस k होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर होगा। अब इसको आप पूरी तरह से सिंप्लीफाई करो, आपको कुछ मिल जाएगा। So as PS is divided internally and externally in the same ratio at Q and R, therefore the quadratic equation in K must have equal and opposite roots. क्योंकि सेम रेशियो में डिवाइड किया है तो जाहिर सी बात है आपको इक्वल और ऑपोजिट रूट्स मिलेंगे K के। Sum of the two roots must be equal to 0 और this is the equation which is nothing but the required equation of the polar plane। फिर K को इसमें पुट करोगे तो फाइनली आपको यही चीज मिलने वाला है, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) इज इक्वल टू a स्क्वायर। ये छोटा सा प्रूफ था, आसान सा प्रूफ था, हो सकता है कि आपको पूछ दे, तो आप इस तरह से आप इसको याद रखिएगा पोलर प्लेन का। ट्रिक टू राइट द पोलर प्लेन, पोलर प्लेन लिखने का क्या ट्रिक है कि P सपोज मान लो कोई पॉइंट है P x1 y1 z1 इज द पॉइंट फ्रॉम विच द स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन, तो आपको x स्क्वायर के जगह पे x(x1) लिखना है, y स्क्वायर के जगह पे y(y1) लिखना है, x के जगह पे x प्लस x1 बाई 2 और y के जगह पे y(y1) प्लस 2 बाई 2 और कांस्टेंट के जगह नो चेंज। सो हेंस द पोलर प्लेन दिस विथ रेस्पेक्ट टू द स्फीयर आप क्या लिखोगे, x(x1) प्लस y(y1) प्लस z(z1) प्लस u टाइम्स x प्लस x1 प्लस v टाइम्स y प्लस y1 प्लस w टाइम्स z प्लस z1 प्लस d इज इक्वल टू 0। अब एक प्रॉपर्टी आती है रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ पोलर प्लेन। इफ द पोलर प्लेन ऑफ अ पॉइंट P विथ रेस्पेक्ट टू अ स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट Q, then the polar plane of Q passes through P. Reciprocal property important है। If the polar plane of a point P with respect to the sphere passes through a point Q, then the polar plane of Q passes through P. समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं कुछ और नया कॉन्सेप्ट। इसमें हम लोग सीखेंगे टू ऑफ मोर स्फीयर्स
एंगल ऑफ इंटरसेक्शन और ऑर्थोगोनैलिटी। सो टू और मोर स्फीयर्स, टू और यहाँ पे ऑफ नहीं है और है, एक या एक से अधिक स्फीयर्स, एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू स्फीयर्स। So the angle of intersection of two spheres is the angle between their tangent planes at their point of intersection। जाहिर सी बात है, आप एंगल निकालना है, किसी भी कर्व का आपको एंगल निकालना रहता है तो क्या करते हो, कर्व से आप टेंजेंट्स बनाते हो, टेंजेंट्स के बीच का आप एंगल को उस कर्व के बीच का एंगल बताते हो। तो मान लेते हैं सपोज कोई दो स्फीयर है और कुछ इस तरह से, सपोज इसका रेडियस है r1, इसका रेडियस है r2 और ये रहा आपका डिस्टेंस, ठीक है, और दोनों के बीच का एंगल सपोज थीटा। If r1 and r2 are the radii of the two spheres, d is the distance between their centers and theta is their angle of intersection, then to prove that cos theta is equal to r1 square plus r2 square minus d square by 2 r1 r2। ठीक है, तो अगर मान लो इस तरह से कोई शेप फॉर्म कर रहा है तो cos थीटा अगर आपको निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर बाई 2 टाइम्स r1 r2 करोगे। ऑर्थोगोनल स्फीयर क्या होता है, ऑर्थोगोनल स्फीयर तब होता है जब परपेंडिकुलर होता है, थीटा 90 डिग्री होता है। सो टू स्फीयर्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनली इंटरसेक्टेड व्हेन their tangent planes at their point of intersection are at right angles। सो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 मतलब 0, तो इस वाले रिलेशन में इक्वल टू 0 पुट कर दो। तो जब 0 पुट करोगे तो क्या आएगा, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स r1 r2 इज इक्वल टू 0। ये इधर मल्टीप्लाई करो तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस d स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर हो जाएगा, व्हिच इज नथिंग बट ऑर्थोगोनल स्फीयर्स। कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, कंसीडर दैट द टू स्फीयर्स s1 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u1x प्लस 2v1y प्लस 2w1z प्लस d1 इज इक्वल टू 0, s2 इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2u2x प्लस 2v2y प्लस 2w2z प्लस d इज इक्वल टू 0। मे कट ऑर्थोगोनली फॉर, जब आप मान लेते हैं कि सेंटर है माइनस u1 माइनस uv1 माइनस w1 और रेडियस है r1 इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ u1 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर प्लस w1 स्क्वायर माइनस d1। इसका सेंटर, इस वाले स्फीयर का सेंटर माइनस u2 माइनस v2 माइनस w2 और रेडियस क्या है, रूट अंडर u2 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस w2 स्क्वायर माइनस d2। ऑर्थोगोनल स्फीयर्स के लिए ये वाला कंडीशन आपको अच्छी तरह से पता है कि r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू d स्क्वायर होता है। तो रेडियस, पहला रेडियस का स्क्वायर प्लस दूसरा रेडियस का स्क्वायर बराबर डिस्टेंस का स्क्वायर, दोनों सिंप्लीफाई करो तो एक छोटा सा रिलेशन मिल जाएगा, 2u1 u2 प्लस 2v1 v2 प्लस 2w1 w2 प्लस इज इक्वल टू d1 प्लस d2। सो दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनैलिटी। नोट, while checking the condition of orthogonality, coefficients of x square plus x square y square z square must be unity in spheres equation। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ conditions देखें ना तो इसका जो coefficients है वो u1 होना चाहिए। Conversely, if u2 u1 u2 plus 2v1 v2 plus 2w1 w2 is equal to d1 plus d2 अगर आप करते हो तो spheres जो होता है ना वो orthogonally कट करता है। क्वेश्चन देखते हैं, शो दैट द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6y प्लस 2z प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8y प्लस 4z प्लस 20 इज इक्वल टू 0 आर ऑर्थोगोनल। ये ऑर्थोगोनल है। तो क्या करना है, तो स्फीयर लिखा, कंडीशन आपको वही चेक करना है कि ये इज इक्वल टू d1 प्लस d2 होता है कि नहीं। तो यहाँ से जब आप कंपेयर करके u1 v1 w1 d1 u2 v2 w2 u1 v1 w1 d1 निकाला, u2 v2 w2 और d2 भी निकाला और इस वाले रिलेशन में पुट कर दिया तो आपको d1 प्लस d2 के बराबर है, आपको दिख जाना चाहिए। तो अगर ऐसी बात है तो बोल सकते हो कि स्फीयर्स आर ऑर्थोगोनल। दूसरा क्वेश्चन, टू स्फीयर्स ऑफ रेडाई दिस एंड आर कट ऑर्थोगोनली r1 एंड r2, रेडाई r1 एंड r2 ये कर दो, कट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल जो बनेगा वो ये बनेगा। इन द राइट एंगल ट्राइंगल ABC, इसका फिगर नहीं बनाया, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम आप बोल सकते हो रूट अंडर r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर, एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC आप बोल सकते हो हाफ r1 r2 और एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC r1 r2 की तरह आप लिख ही सकते हो। दोनों को आप इक्वेट करेंगे क्योंकि यहाँ से भी आपको मिल जा रहा है, तो इक्वेटिंग 1 एंड 2 इसको
टू स्फीयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनली, मतलब मान लेते हैं कि ये परपेंडिकुलरी कट कर रहा है, नाइन्टी डिग्री पे कट कर रहा है दोनों, ठीक है। सो टू स्फीयर्स ऑफ रेडाई R1 एंड R2 कट ऑर्थोगोनली, प्रूव दैट द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, ये बनेगा। तो यहां से आपको क्या करना है, एरिया ऑफ द मतलब ये निकालना है, रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर ट्राइंगल ABC से, और ट्राइंगल ABC से आपको हाफ R1 R2 मतलब पाइथागोरस थ्योरम से और इससे, बस दोनों को आपको इक्वेट करना है। हाफ R1 R2 इज इक्वल टू हाफ RAC, दोनों को इक्वेट करिए तो R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, R1 R2 बाई रूट अंडर R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपके लिए, टू स्फीयर्स ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर कट ईच अदर ऑर्थोगोनली, फाइंड द रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल, ट्राई टू प्रूव द रिजल्ट एंड देन पुट द वैल्यूज। आपको आंसर आना चाहिए रेडियस ऑफ द कॉमन सर्कल 12/5 आना चाहिए। ये करके देखना। लास्ट कॉन्सेप्ट स्फीयर का, इसमें हम लोग सीखेंगे रेडिकल प्लेन ऑफ स्फीयर और कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स। रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स क्या होता है, द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स हुज पावर्स विथ रिस्पेक्ट टू टू स्फीयर्स आर इक्वल is a plane is called the radical plane of the two sphere। मतलब ये रहा, और डायग्राम से देखो, let the given spheres S1 is equal to x square plus y square plus z square plus 2u1x plus 2v1y plus 2w1z plus d1 is equal to 0। और दूसरा स्फीयर सपोज मान लेते हैं S2 है आपके पास, x square plus y square प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। तो एक स्फीयर रहा सपोज, एक स्फीयर है S1, दूसरा स्फीयर है आपका S2। आपको रेडिकल प्लेन निकालना है। सो लेट द गिवन स्फीयर्स बी दिस एंड दिस, लेट पॉइंट P x1 y1 z1 बी एनी पॉइंट ऑन द रेडिकल प्लेन, देन द पावर ऑफ द पॉइंट P, आपको पावर निकालना सिखाया, S1 is equal to x1 square plus y1 square plus z1 square plus 2u1 x1 plus 2v1 y1 plus 2w1 z1 plus d1 is equal to 0, and the power of the point P for the second sphere, इसमें ये बोल सकते हो कि S2 is equal to, यहाँ पे आ जाएगा आपका x1 square plus y1 square plus z1 square plus 2u2 x1 plus 2v2 y1 plus 2w2 z1 plus d2 is equal to 0. But the power of the point P with respect to 1 and 2 are equal as the point lies on the radical center. तो आपको क्या करना है, पावर को इक्वेट करना है। तो ये वाला इक्वेशन को इक्वेट कर दीजिए इस वाले इक्वेशन के साथ। जब आप इक्वेट करेंगे तो ये सब कुछ कैंसिल होकर के आपको ये रिलेशन मिलेगा। Hence the locus of the point P x1 y1 z1 that is the radical plane of P is this, ये वाला इक्वेशन। To understand better we have the equations of the two spheres, जैसे S1 is equal to 0, S2 is equal to 0, radical plane आप क्या बोल सकते हो, S1 minus S2 is equal to 0, simple। We have seen this equation earlier also when we studied the equation of the plane of two intersecting spheres which passes through their points of intersection, सीखा था। If the spheres are intersecting then the equation of their radical plane is the plane of their common circle, simple है, नोट याद रखो। If the spheres are intersecting, अगर spheres आपके intersect कर रहे हैं, then the equation of their radical plane, so उसका radical plane का जो equation होगा, which is nothing but the plane of their common circle का ही होता है। Properties of radical axis, जैसे radical plane of two spheres is perpendicular to the line joining to their centers। ये रहा आपका radical plane, ये रहा आपका radical plane। दो स्फीयर है सपोज S1 और S2, क्या बोल रहा है, द रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू देयर सेंटर्स। दो स्फीयर है, दोनों का सेंटर ज्वाइन करो, और रेडिकल प्लेन अगर बनाओगे तो इसके परपेंडिकुलर जो प्लेन बनेगा, सो दैट इज योर रेडिकल प्लेन। सो रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स पासेस थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इफ द स्फीयर्स इंटरसेक्ट। तो रेडिकल प्लेन तो आपको दिख रहा है कि यहां बना है, लेकिन गैप है, इतना गैप है, इतना गैप है। लेकिन मान लो अगर टच किया हुआ है, अगर इंटरसेक्ट कर रहा है इस तरह, सो उसमें क्या बोला, रेडिकल प्लेन ऑफ टू स्फीयर्स पासेस थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। मान लो ये वाला स्फीयर और ये वाला स्फीयर इंटरसेक्ट अगर कर रहा है,
चढ़ गया इधर, ऐसे और इससे चढ़ गया, ठीक है ना, तो ऐसे जो प्लेन बनेगा ना, सो दैट इज द रेडिकल प्लेन। वही बोल रहा कि द रेडिकल प्लेन ऑफ द टू स्फीयर्स पासेस थ्रू देयर पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन इफ द स्फीयर्स इंटरसेक्ट। कोएक्सियल सिस्टम ऑफ स्फीयर्स क्या होता है? A system of spheres is said to be coaxial system of spheres if any two members of the system have the same radical plane. So अगर कोई भी system of spheres है और radical plane अगर same हो जाता है तब उसको coaxial system of spheres बोला जाता है। Theorem है पहला कि if S1 is equal to 0, S2 is equal to 0 be two spheres। मान लेते हैं कोई दो spheres हैं, S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0 be the two spheres, then the equation S1 plus lambda times S2 is equal to 0, lambda being a parameter, it represents a system of spheres such that any two members of the system of the sphere have the same radical plane. The radical plane of any two members of the system have the same radical plane and does not depend upon the value of lambda. दो important lines है, theorem note करिए। दूसरा theorem बोला the centers of the coaxial system of spheres are collinear। क्योंकि अगर आप कोएक्सियल सिस्टम बना रहे हो तो उसका सेंटर ऑफ द स्फीयर बनेगा ना, वो कोलिनियर होना चाहिए, मतलब एक ही लाइन में होना चाहिए। फिर बोल रहा है लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम, द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम हैविंग जीरो रेडियस आर कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। क्या बोल रहा है? द सेंटर्स ऑफ द टू स्फीयर्स ऑफ अ कोएक्सियल सिस्टम हैविंग जीरो रेडियस आर कॉल्ड द लिमिटिंग पॉइंट्स ऑफ द सिस्टम। इसमें थ्योरम बोला the centers of the two spheres of the coaxial system, जैसे मान लेते हैं ये, which has zero radius are at point this where u is the parameter। ठीक है, एक थ्योरम है, थोड़ा नया टाइप का है, थोड़ा हजम करने में दिक्कत हो सकती है, बट याद रखो ये डायरेक्ट रिजल्ट है। इसका प्रूफ कभी कभी पूछ देता है। सो द गिवन सिस्टम ऑफ द कोएक्सियल सिस्टम आप बता सकते हो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2ux प्लस डी इज इक्वल टू 0 है, वेर u इज द पैरामीटर और सेंटर क्या हो जाएगा माइनस यू 0 0, कंपेयर करके निकालो, रेडियस भी निकल जाएगा रूट अंडर यू स्क्वायर माइनस डी। नाउ व्हेन द रेडियस इज 0, अगर रेडियस आपका 0 है तब उस केस में क्या करोगे? रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0 करोगे, यू स्क्वायर माइनस डी इज इक्वल टू 0 करोगे और u क्या निकल गया? प्लस माइनस रूट अंडर डी। सो द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज माइनस यू कॉमा 0 कॉमा 0, तो पुट कर दीजिए तो क्या मिल गया? प्लस माइनस रूट डी कॉमा 0 कॉमा 0। अब सिस्टम ऑफ स्फीयर्स कोएक्सियल विद two given spheres, उसमें theorem 1, the equations of the system of the spheres coaxial with the system of spheres S1 is equal to 0, S2 is equal to 0। आपको ये पता है कि system of spheres होता है जहाँ पे आपका constant का वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए। दूसरा theorem बोल रहा the equation of any sphere coaxial with the spheres मतलब दो बार लिख दिया, सॉरी, कोएक्सियल ऑफ द स्फीयर्स S1 is equal to 0 and S2 is equal to 0, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो S1 plus K times S2 minus S1 is equal to 0 where K is any constant। दोनों में क्या अंतर है? The equation of the system of the spheres coaxial with the system of the spheres and the equation of any sphere coaxial with the sphere, ठीक है, ये है where K is any constant। तो इसके लिए ये इक्वेशन है और इसके लिए ये इक्वेशन है। क्वेश्चन देखो, find the equation of the sphere through the point 0 0 0 coaxial with the sphere this and the sphere which has the point this are as the extremities of the diameter। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए और लिखिए the equation of the given sphere का इक्वेशन दे दिया है, equation of the other sphere having diameter extremities as 1 2 and -3 and 5 0 1। अब क्या लिखोगे? डायमीटर के टर्म्स में आप इक्वेशन जानते हो लिखना, x minus x1 x minus x2 y minus y1 y minus y2 z minus z1 z minus z2, इस तरह से आप जानते हो। सिंप्लीफाई करोगे तो आपको ये मिलेगा। सो एनी स्फीयर कोएक्सियल विद दिस एंड दिस, दो स्फीयर आपको पता है। सो कोई भी स्फीयर इस दोनों के कोएक्सियल कब होगा? जब ये प्लस k टाइम्स ये इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये वाला स्फीयर S1, अरे ये रहा S1, ये रहा S2, कब होगा? जब S1 प्लस K टाइम्स S2 इज इक्वल टू 0 होता है। तो S1 के लिए लिखा और उसके बाद फिर K टाइम्स S2 इज इक्वल टू ये लिखा, बस सिंपल। सो द स्फीयर पासेस थ्रू द पॉइंट दिस, क्योंकि आपको पता है कि ये जो स्फीयर है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, तो यहाँ से इसमें पुट करो तो K का वैल्यू आ जाएगा -5,
उसके बाद फिर k को फिर से फाइनली इस वाले कंडीशन में डाल दो तो आपको जो फाइनल सिंप्लीफाइड रिलेशन मिलेगा वो कुछ इस तरह से मिलेगा। तो ये बन गया इक्वेशन ऑफ द स्फीयर विच इज कोएक्सियल टू दिस एंड दिस स्फीयर्स। So find the equation of the sphere through the point this, coaxial with the sphere this and the sphere with the point this। तो आपको एक स्फीयर का इक्वेशन डायरेक्टली दे दिया था, दूसरा आपको इस स्फीयर का इक्वेशन निकालने बोला था, ठीक है। अब कुछ इक्वेशंस है एंड दिस कंप्लीट द स्फीयर मॉड्यूल। यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस फ्रॉम द PYQs एनालिटिकल ज्योमेट्री। आपको जो एग्जैडमी का वेबसाइट है उस पर आप जाइएगा, एनालिटिकल ज्योमेट्री क्लिक करिएगा, सीरियली ऑर्डर जो सजाया हुआ है उसमें से क्वेश्चन नंबर 9, 16, 22, 28, 31, 39, 44, 49, 57, 69, 73, 78, 80, 85, 86, 89, 94, 96, 97, 105, 110, 114, 120, 126, 127 ये सारे क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड है, स्फीयर से रिलेटेड है। प्लीज़ जाकर के बना लेना, आपको एक अच्छा सा मस्त सा जबरदस्त सा फील आएगा कि स्फीयर पढ़ लिए, अब स्फीयर के कोई भी क्वेश्चन हमसे लग जाएंगे। जो थोड़े मोड़े अगर हो सकते हैं कि आपको डाउट अगर है प्लस माइनस थोड़ा बहुत, तो उसको हम लोग क्वेश्चन सीरीज में इंक्लूड कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में आप डालिए तो मुझे पता चलेगा कि कौन कौन से इसमें है आपको जिसमें डाउट्स में, ठीक है। आई होप स्फीयर काफ़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा, स्फीयर कंप्लीट। अगला लेक्चर हम लोग सिलेंडर को उठाएंगे, सिलेंडर को भी बांसुरी है ना, बांसुरी बजाएंगे, ठीक है। सिलेंडर मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।